हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो रामबाण वीडियो रहने वाली है। आप सभी के डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 जो कि है रासायनिक बलगतिकी, इस चैप्टर का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर इस पूरे चैप्टर का निपटारा हम करने वाले हैं। तो भाई यही वो टाइम है कुछ कर गुजरने का। अब आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, और जो मेहनत से भागते हैं, बोलते हैं सर क्या करें, नहीं तैयार हो रहा है, पढ़ते हैं मन नहीं लगता, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ही बात कहना चाहेंगे कि हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखना मेरे दोस्त, कि दुनिया जीतने का हौसला रखना मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। प्यारे बच्चों, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, कुछ तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब आप रेगुलर निरंतर प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं आज रासायनिक बलगतिकी का वन शॉट सॉल्यूशन। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का निपटारा होने वाला है। कॉपी और पेन के साथ बैठना रसगुल्लों, हर एक टॉपिक को अपन आज फोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं एकदम क्रम से, बेसिक लेवल से। पहला आपका जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, देखिए क्वेश्चन के रूप में हमने लिखा है, इससे यह भी पता हो जाएगा कि भैया क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। पहला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया का वेग। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया कि भैया क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। प्यारे बच्चों, चलिए बहुत सिंपल सी परिभाषा है, समझ लेते हैं। टॉपिक भी बहुत सिंपल है, लेकिन पूछा जाता है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अब देखिए, आपने फिजिक्स में वेग बराबर विस्थापन बटे समय पढ़ा है, तो यहां पर भी सेम वही लॉजिक होता है, बस समझना है। जैसे कोई अभिक्रिया अपन ले लेते हैं, ध्यान से समझना बबुआ। एक अभिक्रिया ले लिया, ठीक है, कोई अभिक्रिया अपन क्या है ले लेते हैं, जैसे भैया ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक कोई रिएक्शन हो रहा है। अब एक चीज ध्यान देना, ये जो होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, और अभिकारक से ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये रहा अभिकारक, और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है उत्पाद। क्या होता है बबुआ? उत्पाद। अब ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन होगा, यानी अभिकारक क्षय होगा तो जाकर उत्पाद बनेगा, यानी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें क्या है भैया, बदलाव हो रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ वक्त यानी समय लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अब परिभाषा समझना, कि एकांक समय में, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या है, एकक या एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है या जो बदलाव होता है प्यारे बच्चों, वही क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है। समझ में आ गई भैया परिभाषा? क्या बताया बबुआ, कि एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या फिर कह ले उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग, या फिर अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए यहां पे लिख लेते हैं, जैसे भैया माना किसी क्षण या किसी समय dt में किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन dx होता है। तो भैया अगर परिवर्तन dx होता है सांद्रता में, तो ऐसे केसेस में जो अभिक्रिया की अब दर आएगी भैया, तो अभिक्रिया का अब वेग क्या हो जाएगा, तो इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा ना बबुआ, वो हो जाएगा क्या चीज भैया, dx अपॉन dt। ठीक है, अभिक्रिया का जो वेग है इसको r से दर्शाते हैं भैया, वेग को, दर को।
तो dx अपान dt यही अभिक्रिया का वेग हो जाता है। ठीक, हम यूं कह सकते हैं, एक परिभाषा की तरह से लिखना अगर चाहें तो अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं भाई, कहीं पे जगह है नहीं तो हम लिख सकते हैं, कहां पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और नीचे क्या हो जाएगा भैया, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ये हो जाता है अभिक्रिया के वेग के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पे हमने मान लिया कि जैसे किसी समय dt में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो dx होता है, तो ऐसे केसेस में अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा या अभिक्रिया की जो दर हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो dx अपान dt हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा भैया अभिक्रिया का वेग। बात समझ में आ गई? चलिए, है ना सिंपल, लाजवाब टॉपिक है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए अब हम देखते हैं भैया अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को बदल सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें भैया पहला जो कारक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ताप। क्या होता है? ताप। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाई ताप क्या है, अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप पर निर्भर करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम ताप बढ़ा दें प्यारे बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया का जो वेग है ना वो भी बढ़ जाता है। बहुविकल्पी में ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं भैया? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में सीधे ही भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या है भैया, प्रभावित करते हैं, तो वो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया की दर को क्या है, उत्प्रेरित करें, बढ़ाएं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या होगा बच्चों, अभिक्रिया का जो है वेग बबुआ वो बढ़ जाएगा। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति क्या है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है। अगला है मेरे प्यारे रसगुल्लों अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की जो सांद्रता है प्यारे बच्चों, वो भी क्या है, सांद्रता भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। यानी सांद्रता में वृद्धि होने पर अभिक्रिया का जो वेग है बढ़ जाएगा। कारण क्या है? देखिए, सांद्रता बढ़ाने का मतलब भैया इसमें विलय की मात्रा बढ़ा दो। ठीक है, गाढ़ा कर दो विलयन। यानी इसमें जब गाढ़ा कर देंगे भैया तो इसमें जो अणु होंगे क्या हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे। तो अणुओं के बीच टक्कर बढ़ जाएगा। अब जब टक्कर बढ़ जाएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का जो वेग है ना वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भैया दाब। दाब से क्या प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों? दाब बढ़ाने पर भैया जाहिर सी बात है अगर प्रेशर करेंगे भैया तब भी क्या हो जाएगा, ऐसे केसेस में अभिक्रिया का जो वेग है बढ़ जाएगा। ये तो बड़ा आसान है, याद रख लीजिए भैया, क्या है, ताप, उत्प्रेरक, सांद्रता और दाब। इन चारों केसेस में अगर हम मात्रा में वृद्धि करेंगे यानी ताप बढ़ाएंगे तब भी वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी वेग बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाने पर भी वेग बढ़ेगा और दाब बढ़ाने पर भी वेग बढ़ेगा। तो सभी में आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि वेग क्या है भैया, बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ये रहे अभिक्रिया की दर या फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं बबुआ। अगला टॉपिक क्या है, अभिक्रिया का औसत वेग। यह भी परिभाषा पूछा जाता है।
और ये सारे जो टॉपिक होते हैं ना बबुआ, ये सारे टॉपिक 2 नंबर वाले, अगर इनको पूछेगा तो ये सब 2 नंबर में, क्योंकि केमिस्ट्री में 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, केवल बहुविकल्पी में आता है, बाकी अति लघु उत्तरी शुरू होता है 2 नंबर से। तो ये टॉपिक आएगा तो 2 नंबर का पूछा जाएगा। अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, चलिए परिभाषा समझते हैं, फिर इसको हम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो औसत वेग है बबुआ, वह दर है या वह वेग है जो किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले कुल परिवर्तन को उस समय अंतराल के भाग देने से प्राप्त होता है। मतलब समझिए, सीधी सी बात, अगर इसको थोड़ा आपको लग रहा है डिफिकल्ट है तो हमारी बात सुनिए। अभिक्रिया का जो औसत वेग है ना, वो वह वेग होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में कुल परिवर्तन और समय को भाग लगाने से प्राप्त होता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि अभी अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, उसको अगर हम समय से भैया भाग लगा दें तो वो हो जाता है औसत वेग। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, यहां पे भैया कोई अभिकारक, यहां पे मान लेते हैं R है, ठीक है, R से कोई P उत्पाद बन रहा है, ठीक है, R से कोई, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है अभिकारक, ये होता है अभिकारक और ये होता है उत्पाद। क्या होता है बच्चों? उत्पाद होता है। अभिकारक और उत्पाद, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद ध्यान देना, यहां पे कह क्या रहा है, यहां पे ये बोल रहा है कि भाई ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। तो जैसे अगर हम औसत वेग निकालें, अगर हम औसत वेग निकालें, औसत वेग, ठीक है, किसका? जैसे पहले अभिकारक का निकाल लेते हैं। जैसे अभिकारक का औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग पहले निकाल लेते हैं। तो अभिकारक का जो औसत वेग होगा ना, अब की बार प्यारे बच्चों ये चिन्ह के साथ चलता है, चिन्ह के साथ, इसलिए क्योंकि ये जो अभिकारक है ये क्षय होगा, मतलब नष्ट होगा या कम होगा, तभी जाकर के ये बनेगा। तो इसको वही माइनस के साथ दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस का क्या है? अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा? परिवर्तन में लगा समय। तो ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अभिकारक के औसत वेग के लिए। अब इसी तरह से अपन क्या निकालेंगे? उत्पाद का औसत वेग। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे यहां पे उत्पाद, उत्पाद का औसत वेग, उत्पाद का औसत वेग। अब उत्पाद के लिए करेंगे भैया, तो ये बन रहा है इसलिए इसको प्लस के साथ, क्योंकि ध्यान देना माइनस और प्लस क्या बताता है? माइनस कमी को बताता है और प्लस वृद्धि को बताता है या बनने को बताता है। तो यहां लिखेंगे भैया उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन प्यारे बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा? परिवर्तन में लगा समय। हम डायरेक्टली इसे समय लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया किसके लिए? उत्पाद के लिए औसत वेग। अब इसको अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है, गणितीय रूप में लिखेंगे ना, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? इसको किस तरह से लिखेंगे? तो भैया इस वाले को लिखेंगे क्या चीज? देखिए औसत वेग, ध्यान देना, किसके लिए? अभिकारक के लिए औसत वेग यहां लिखेंगे औसत वेग। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा लिखिए या डी लिखिए, ध्यान देना, इसको चाहे डेल्टा लिखो चाहे डी लिखो, माइनस का ये डेल्टा। अब भाई अभिकारक क्या है? आर है, तो माइनस का डेल्टा आर अपान डेल्टा पी, ये इसके लिए हो जाएगा औसत वेग। इसके लिए निकालेंगे तो भैया ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा औसत वेग बराबर, अब ये भाई बन रहा है इसलिए प्लस का डेल्टा, अब भाई उत्पाद क्या है? पी है, तो डेल्टा पी, ठीक है, अपान ये डेल्टा टी, ये इसके लिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधी सी बात बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाता है?
भाई औसत वेग दोनों का निकालेंगे तो ये विलुप्त होगा। ये भाई क्या है, जो ये उत्पाद होता है ये इसमें कमी होगी, तब जाकर के P जो है उत्पाद ये अभिकारक जो है इसकी सांद्रता में कमी होगी तो इसमें वृद्धि। हमने पहले ही आपको बता दिया कि ये जो माइनस है और ये प्लस है इनका क्या मतलब होता है। तो भैया माइनस का मतलब होता है कमी और ये प्लस का मतलब है बच्चों वृद्धि। ठीक है, ये कमी को बताता है, ये वृद्धि को बताता है। बस सीधी सी बात, जब भी औसत वेग निकालना हो याद रखना, अगर माइनस का है बच्चों ये बताएगा कि भैया ये कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, मतलब विघटन हो रहा है। ठीक है, कमी या फिर हमने बताया ना ये विघटन को बताता है, विघटन को, और ये वृद्धि या बनने को बताता है, यानी उत्पाद बन रहा है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, सीधी सी बात। तो भैया इसके लिए ये क्या हो जाएगा, औसत वेग ये हो जाएगा और उत्पाद के लिए औसत वेग ये हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसमें आपको कोई भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब एक चीज थोड़ा इसी में आपको हम और समझाने चल रहे हैं। ठीक है, औसत वेग तो आपने समझ लिया। अब औसत वेग के बाद बच्चों एक आता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग में भैया उसमें स्टाइकियोमीटर चलता है आपका, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे तात्क्षणिक वेग। देखिए तात्क्षणिक वेग के लिए जो समीकरण, तात्क्षणिक वेग के लिए समीकरण याद रखना। जैसे कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझना बबुआ। जैसे N1A है प्लस का N2B है, ठीक है, और उसके बाद भैया एरो करके ये M1C बन रहा है प्लस M2D बन रहा है। तो इसके लिए भैया अगर तात्क्षणिक वेग निकालेंगे तो यहां पर लागू होता है स्टाइकियोमीटर। स्टाइकियोमीटर सिद्धांत से लागू होगा भैया। तो इसके लिए जो भाई फार्मूला हो जाएगा स्टाइकियोमीटर के लिए तात्क्षणिक वेग, वो ये हो जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अब यहां पर ये क्या होता है, पूरा क्या है अभिकारक, ये पूरा क्या है उत्पाद। तो ये विलुप्त होगा, विघटित होगा, तब जाकर ये बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें हम लिखेंगे माइनस का भैया डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, ये लिखेंगे। लेकिन अब यहां पर जो n लगा होता है ना, वही आकर के 1/n1 हो जाता है ये माइनस में। अब ये बराबर भैया इसके पूरा हो जाएगा माइनस का 1/n2 के, और ये डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, या dt भी लिख लेना, ध्यान देना भैया, चाहे डेल्टा टी चाहे dt लिखिए, बराबर। अब ये पूरा इसके भी बराबर होगा। अब ये वाला भैया क्या है, बन रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों इसको प्लस के साथ लिखेंगे, और ये जो आगे अणु लिखे होते हैं इनको अपन भाग में यानी 1/, के रूप में लिख देते हैं। और ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपान ये डेल्टा टी, और जाकर के ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का 1/m2, और ये डेल्टा डी क्या हो जाएगा डेल्टा डी अपान डेल्टा टी। तो हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चों इस पे न्यूमेरिकल जो है भैया पूछा गया है 2025 में, ये 2 से 3 सेट में पूछा गया है, और बहुत पहले इसको पूछा नहीं गया था। जैसे इसमें दे देगा कि ए के विलुप्त होने की दर इतना है, तो दे देगा सी के बनने की दर कितना होगी। तो प्यारे बच्चों हम ए को सी के भी बराबर कर सकते हैं, ए को बी के भी बराबर कर सकते हैं, ए को डी के भी बराबर, यानी ये सारे आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये स्टाइकियोमीटर के रूप में चलता है, यानी स्टाइकियोमीटर के भैया फॉर्म में इसको लिखते हैं। कब, ये तात्क्षणिक वेग के लिए होता है। तो जानकारी के लिए, बाकी न्यूमेरिकल हमने इस पे करवाया है, न्यूमेरिकल का जो वन शॉट है ना प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अगर इसको भी करना है कर लो, नहीं तो कोई भैया जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए था। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से भैया इसको 100% मान के तैयारी आपको करना है, आना तय है। चाहे अभिक्रिया की कोटि पूछ ले, या अभिक्रिया का भैया हम आणविकता पूछ ले, या अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर,
तो 3 टॉपिक हैं, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, लगभग हर सेट में पूछता है। देखिए अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सा भैया ये टॉपिक है। चलिए पहले परिभाषा समझते हैं बबुआ कि कोटि क्या है। तो कोटि का मतलब बस अपने दिमाग में एक बात रख लेना, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, ठीक है। तो परिभाषा होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहते हैं भैया, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता के घातों का जो योग होता है ना, उससे ही अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे कोई अभिक्रिया अपन ले लेते हैं, ठीक है भैया, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अभिक्रिया क्या है भाई, कोई अभिक्रिया हमने बताया ना कि जैसे ले लिया जाए, एक मिनट, यहां पे ये लिया जाए x, उसके बाद a प्लस y, उसके बाद b, ठीक है। इससे जाकर के ये कोई उत्पाद बना रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है। और बार बार हम ये चीज बताते हैं भैया कि ये इधर जो होता है प्यारे बच्चों, अभिकारक होता है, ठीक है। और अभिकारक मिलकर के ही क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो उत्पाद लिख दिया है पहले से ही कि इधर उत्पाद है। तो अब इसके लिए भाई इसमें कह क्या रहा है कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग जो है ना, वो अभिक्रिया की कोटि है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका अपन लिखेंगे वेग समीकरण, वेग समीकरण, ठीक है। इसका जो वेग समीकरण हो जाएगा, इधर लिखते हैं, एक मिनट, इसके लिए जो वेग समीकरण हो जाएगा, ध्यान देना, वेग समीकरण क्या होता है, लिखेंगे भैया r, ये बराबर के लिखेंगे, उसके बाद क्योंकि ध्यान देना जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, ध्यान दो इसमें। तो जो वेग है यहां पर a है अभिकारक, कोष्ठक लगा दिया, ये सांद्रता पढ़ा जाता है। और इसकी जो भैया यहाँ पे x है, इसको अपन घात के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे दूसरा वाला b है, और b में देखिए तो y है, तो इसको अपन y यहां लिख दीजिए। अब भैया ये होता है वेग समीकरण या दर समीकरण। अब इसके लिए अगर कोई आपसे बोल दे कि अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तो भैया कोटि में क्या बताया हमने, कोटि क्या बताया, तो कोटि में बताया भैया अभिकारक, कोटि में बताया कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। मतलब अगर भैया इसमें कोई कोटि आपसे पूछ ले प्यारे बच्चों कि इसमें कोटि क्या है, तो कोटि भैया हमने बताया सांद्रता की घातों का योग, और किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। तो भैया a की सांद्रता की घात क्या है, x है, b की सांद्रता की घात क्या है, y है। तो अभिक्रिया की कोटि मेरे प्यारे रसगुल्लों यही हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे एक एग्जांपल आपको हम दे दें, एक एग्जांपल दे दिया कि भैया किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण या दर समीकरण है, यहाँ पे a की घात दे दिया है 1, b की घात दे दिया है प्यारे बच्चों 1/2, और उसके बाद c की घात दे दिया है भैया फिर से 1। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या है, तो क्या बताएंगे, हमने बताया ना घातों का योग, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2 है, और इस वाले का घात 1 है। तो भैया कितना, 1 1 2 और प्लस 1/2, तो भैया हम निकालना चाहेंगे तो ये 5/2, तो कोटि कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है भैया। तो इस तरह से कोटि निकाला जाता है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट में पूछा जाता है, ऐसे दे देगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण या दर समीकरण। पिछले साल भी 2 से 3 सेट में पूछा था प्यारे बच्चों, 2-2 नंबर में। तो ध्यान देना भैया, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सरल है लेकिन आता है एग्जाम में, इतना याद रखना। तो हमने क्या बताया भैया, ऐसे दे देगा अभिक्रिया का दर समीकरण और ऐसा घात दे देगा, फिर कोटि पूछ लेगा। तो सीधा सा है भैया कि अभिकारक की जो सांद्रता है, इसकी घातों का जो योग है ना, वही कोटि होती है। अब आई थिंक ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए भैया आगे चलते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? यह टॉपिक भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी बच्चों अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है। यह अभिक्रिया की आणविकता, कोटि और आणविकता दोनों साथ साथ चलता है, इतना याद रखना। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है भैया, आणविकता। आणविकता का मतलब है अणुओं के बारे में बात कर रहा है। कोटि में क्या बताया? किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग कोटि होती है। लेकिन आणविकता क्या है भैया? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। वहां पे क्या था? अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग था। यहां पे क्या है? तो अभिकारक की में अणुओं की संख्या कि कितने अणु हैं, वो क्या कहलाता है भैया? अभिक्रिया की आणविकता। तो परिभाषा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 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 भैया कोई भाई अब यहां पे ध्यान दें, कोई अभिक्रिया अपन ले लेते हैं, कोई अभिक्रिया ले लेते हैं। जैसे भैया एक अभिक्रिया ले लिया जाए CH3, उसके बाद COO C2H5 और प्लस का KOH, ठीक है भैया। KOH ले लिया जाए और रिएक्शन करके अपन, भाई कोई भी रिएक्शन जरूरी नहीं है, बहुत सारी केमिस्ट्री में रिएक्शन है भर भर के, चाहे जो एक ले लो। तो भैया यहां पे जैसे ले लिया तो अब क्या बनेगा? देखिए बच्चों, अगर CH3COO ये एसीटेट होता है, ये माइनस, इस पे जो चार्ज होता है वो माइनस, और यहां पे K पे चार्ज प्लस, तो K वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और C2H5OH अलग हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना भैया, आप क्या कर देंगे, ये इसके साथ पूरा ऐड हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या चीज यहां बन जाएगा, ध्यान दो, यहां बन जाएगा C2H5OH। क्या बन जाएगा? एक तो हमने बताया भाई C2H5, इसके साथ में OH चला जाएगा, और प्लस का यहां पे क्या बन जाएगा? ये CH3COOK, ये बन जाएगा, यानी पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें प्यारे बच्चों, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं, अगर इसमें कोई आपसे पूछ ले कि आणविकता इनकी क्या है, तो एक चीज ध्यान देना, यहां पर क्या है? ये एथिल एसीटेट है। एथिल एसीटेट का कितना अणु है? तो साफ साफ दिख रहा है, यहां पर एक अणु है। एथिल एसीटेट का भैया एक अणु है। यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है? बेस है, क्षार है। तो यहां पर इसका कितना अणु है? तो यहां पर भी इसका एक ही अणु है। कितना अणु है प्यारे बच्चों? एक अणु है। तो टोटल मिला करके प्यारे बच्चों कितने अणु बन गए भैया? तो इनकी अगर कोई आपसे आणविकता पूछ ले भैया कि इसकी आणविकता क्या है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आप सीधा कहना कि भैया इसकी एक है, इसकी एक मिल करके, यानी इसकी जो आणविकता है वो कितनी है? 2 है। इसकी अभिक्रिया की जो आणविकता है, यानी ये 2 आणविक अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर एथिल एसीटेट का एक अणु है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक अणु है। तो यहां पर ये भैया क्या बन गया? एक आणविक अभिक्रिया हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे भैया हम ले लेते हैं NH4, ये भी चीज हमने आपको जब टॉपिक वाइज बताया था तो अच्छे से समझाया था। तो NH4NO2, अगर इसमें ध्यान दें तो भैया यहां पे ये टूटेगा किसमें? तो ये टूट जाएगा, ध्यान देना, H है O है, तो यानी H2O जल में टूट जाएगा और साथ में नाइट्रोजन में टूट जाएगा। अगर आप देखें भैया, पहले तो ये संतुलित है नहीं, अगर संतुलित आप करना चाहते हैं तो संतुलित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भैया। हाइड्रोजन जरा देखिए, 4 हाइड्रोजन है, तो यहां पर अपन 2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब जाकर के भाई बात बराबर हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन भैया 2 है। अब अगर आप देखें तो यहां पे ये क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है प्यारे बच्चों? अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का कितना अणु है? एक अणु। तो भैया यहां पर एक ही अणु है, ठीक है। कितना अणु है? एक ही अणु है। तो अगर यहां पे कोई आपसे पूछ ले
कि इसकी जो आणविकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी आणविकता 1 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अमोनियम नाइट्रेट का एक ही अणु है प्यारे बच्चों, बस यही आपको समझना है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। सीधी सी बात, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या, जैसे हमने बताया कि यहां एक अणु है एथिल एसीटेट का, यहां भी एक अणु है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो भैया कुल इसमें आणविकता 2 हो जाएगी। यहां पर बात कर लें अमोनियम नाइट्रेट का एक ही अणु है, ठीक है, तो इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। आई बात समझ में, ये हो जाएगा भैया अभिक्रिया की आणविकता। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक है भैया अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। भाई ये टॉपिक तो ना कहते ना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो भाई बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जितना कहें भैया उतना ही ज्यादा, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए सबका सब कम ही है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। शायद ही ऐसा कोई साल जाता होगा कि जब इसे ना पूछा जाए, नहीं तो भैया ये हमेशा रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है। हमने बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, यहां पर आपको यही तो फायदा है प्यारे बच्चों, हम हमेशा भाई किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते हैं, ताकि हमारा कितना भी वीक स्टूडेंट है, हमारा कितना भी कमजोर मेरा प्यारा रसगुल्ला है, वो समझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। आपको 3 तो हर हाल में याद रखने हैं, हमने 4 से 5 लिखा है। देखिए कोटि क्या होती है, तो भैया कोटि जो है एक प्रायोगिक मान है, मतलब इसे प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है, और आणविकता ये एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है भैया, ये प्रायोगिक हमने कहा प्रयोगों के आधार पर इसे प्राप्त किया जाता है, जबकि ये एक सैद्धांतिक मान है। ठीक, अगला है भैया कि जो कोटि है वो एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। दूसरा है भैया ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसा एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया 5/2 आया था, तो ये भिन्नात्मक भी हो सकता है, और साथ में भैया ये ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब कोटि आपका ऋणात्मक भी आ सकता है। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो पूर्णांक, एक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण नंबर भी हो सकती है, साथ में भिन्नात्मक भी हो सकती है, और ये ऋणात्मक भी हो सकती है। बट जो आणविकता होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगी, मतलब ना तो ये ऋणात्मक रहेगी भैया, ठीक है, ये ध्यान देना, हमेशा एक पूर्ण नंबर यानी एक पूर्णांक संख्या ही होती है। और एक चीज ध्यान देना, अभिक्रिया की जो कोटि है ना वो शून्य भी हो सकती है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभी आगे देखना है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, बट आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। याद रखना, अपने दिमाग में ये बात छाप लीजिए कि अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला भैया कि इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी मिलती है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है ये अभिक्रिया के क्रियाविधि को जानने के लिए, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि के द्वारा हमने बताया ना कि अभिक्रिया का जो भैया वेग है उसको जान सकते हैं, यानी इसकी क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है कोटि के द्वारा। बट जो आणविकता है इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अभिक्रिया की जानकारी भैया उसकी जो क्रियाविधि है उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, किससे? आणविकता से। अगला है भैया कोटि में कि यह उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता परिवर्तित होती है, यानी अभिक्रिया की कोटि में बात कर ले तो ये वो संख्या है जिनकी सांद्रता बदलती है। बट बच्चों जो आणविकता होती है ये अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को बताती है। ठीक है, जो आणविकता होती है ये अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या को बताती है। तो ये रहा कोटि और आणविकता में अंतर। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए भैया आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। प्यारे बच्चों ये टॉपिक तो और भी लाजवाब है, ये हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सीरीज में रखेंगे भैया, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अक्सर ये 3 नंबर में और कभी कभार 4 नंबर में, ज्यादातर तो ये 3 नंबर वाला टॉपिक है, 3 नंबर में पूछता है, कभी कभार केसेस में इसको 4 नंबर में पूछ लेता है। 4 नंबर में तभी पूछेगा जब भैया परिभाषा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तब 4 नंबर का। लेकिन अगर केवल इतना पूछ ले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए, तभी ये 3 नंबर का पूछता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, और इसके बाद जो है ना वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भैया, सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। देखिए नाम ही है शून्य कोटि। अब अभी आपने भैया कोटि पढ़ा है, कोटि पढ़ा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, और कह रहा है कि शून्य कोटि, सीधी सी बात है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे कहते हैं शून्य कोटि की। अब शून्य घात के का मतलब है कि भैया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। चलिए परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर, यह हमने बताया ना अभिक्रिया का वेग, ठीक, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, निर्भर ही नहीं करता, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे भैया कोई एक अभिक्रिया अपन ले लिए, हमने क्या ले लिया, कोई अभिक्रिया ले लिया भैया, और अभिक्रिया जैसे यहां पे ध्यान देना, ए से भाई कोई भी यहां पे पी उत्पाद बन रहा है। अगर इसका दर समीकरण बात कर ले भैया, तो दर समीकरण इसके लिए हमने बताया कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है, अब दर क्या होता है, तो भैया दर होता है dx/dt या फिर वेग, यही तो भी बताया, इसके पहले भी आपने देखा है भैया अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग, पहला ही टॉपिक था। तो जिसमें अभिक्रिया की जो दर है भैया वो कह रहा है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता ए है के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो 2 परिभाषा हमने बताया, एक परिभाषा तो दिख रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो देख रहे हैं भैया ये अभिकारक की सांद्रता है, इसकी घात अगर शून्य हो तो इसका मतलब अभिक्रिया की जो दर है इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो दूसरी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनिएगा, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, भाई कोष्टक लगा होता है ये वाला तो सांद्रता पढ़ा जाता है, तो जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती हो या समानुपाती हो, तो वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना टॉपिक लाजवाब, सिंपल सा है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और एक जैसे भैया एक उदाहरण समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभार आपका भैया पूछा जाता है। तो जैसे HCl है, HCl, ठीक है, HCl है, अगर हम बात कर लें सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में भैया ये विघटित होकर के क्या बनाता है, तो ये बच्चों बनाएगा H2 प्लस Cl2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा, H2 प्लस Cl2 ये मिल करके क्या बनाएगा, HCl, क्या बनाएगा भैया, HCl। लेकिन संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए ध्यान दो भाई, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो यहां पे 2 लगा दो, बात बराबर हो गई। अब यहां पे अभिक्रिया की दर कोई अगर पूछ ले, अभिक्रिया की कोई भैया अगर दर पूछ ले कि इसमें अभिक्रिया की दर, तो ये जो dx/dt होगा ना, ये क्या है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, यानी यहां पे H2 है, इसकी सांद्रता 0, उसके बाद Cl2 है, इसकी भी सांद्रता 0। तो यूं कह सकते हैं वही चीज कि भैया ये क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है,
क्योंकि इसमें अभिक्रिया की जो दर है ना वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती है, इसलिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ गया ना बबुआ? कुछ नहीं भैया, उलझना बिल्कुल भी नहीं है, सीधी सी बात कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, या फिर हमने बताया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, वो क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। लाइक दैट भैया, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने आपके सामने रख लिया है, जिसमें यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है ना? चलिए भैया, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी भी पी लें। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि भैया डेरिवेशन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। अब हमने पहले भी बता दिया इसके बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्यारे बच्चों। ये अकेले पूछेगा तो 3 नंबर में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है कैसे निकालते हैं। अपन कोई अभिक्रिया ले लेते हैं भैया, कोई अभिक्रिया हमने ले लिया, एक अभिक्रिया ले लिया, ठीक है, अभिक्रिया ले लिया कोई ए से, कोई उत्पाद भैया पी बन रहा है, ठीक है ना, कोई उत्पाद पी बना रहे हैं। ये क्या है होता है, और ये बार बार चीजें अपन समझ रहे हैं, अभिकारक होता है, और ये क्या होता है, उत्पाद। तो जरूरी नहीं आप ए से पी रखो, ए से बी रख सकते हो, ए से आर रख सकते हो, ए से बी प्लस सी रख सकते हो, ए से व्हाटएवर कुछ भी रख सकते हो। तो ये समझने के लिए एक अभिक्रिया हमने ले लिया, ठीक है, अभिकारक को ए से ही दर्शाते हैं, तो याद रखना यहाँ पे ए ही रहेगा, ए रखना ज्यादा बेटर होगा। तो ए से पी कोई अभिक्रिया है, ए से यहाँ पे ये उत्पाद बन रहा है। अब भैया शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए निकालना है अपने को शून्य कोटि के, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है वो परिभाषा भैया क्या बोलता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहता है, तो अभिक्रिया यही तो कहता है कि अभिक्रिया की जो इसमें दर होती है ना, यानी dx अपान जो dt होता है प्यारे बच्चों, वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, अभिकारक ए हो गया, कोष्टक लगा दिया, सांद्रता पढ़ा जाएगा, तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, सीधी सी बात। ठीक है भैया, या फिर बच्चों अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको अपन dx अपान dt लिखेंगे, जब बराबर लगाएंगे प्यारे बच्चों, यहां कांस्टेंट यानी नियतांक आ जाता है, जिसको यहां पर वेग स्थिरांक बोला जाता है, और ये क्या है, ए की सांद्रता की घात 0। और किसी भी नंबर का याद रखना, किसी भी संख्या का 2 की घात 0 है तो मान 1, x की घात 0 है मान 1, ठीक है ना, 3 की घात 0 है मान 1, तो इतना याद रखना, b के घात 0 है तो मान 1। तो यहां पे ध्यान दो कि किसी भी संख्या का घात 0 करने का मतलब है वो मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा dx अपान dt और बराबर का k हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा भैया, बराबर का k हो जाएगा। अब आगे यहां तक समझ में आया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जब dx बराबर अपन लिखेंगे, dx बराबर जब लिखेंगे, ये भाई dt इधर भेज दीजिए, k इंटू dt आ जाएगा, ठीक है ना, k इंटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहां से भैया ध्यान दो, आपको ये dx बराबर k इंटू dt बन रहा है। अब यहां पर अपन लिखेंगे क्या चीज, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, तो भैया समाकलन लगाएंगे, समाकलन dx, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, ये समाकलन
k इंटू डी टी, ठीक है। या फिर समाकलन dx बराबर लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देना ये भैया आगे आ जाएगा k, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका समाकलन नहीं होता है, तो यहां पे dt अकेले बचा। अब देखिए यहां पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट बायोलॉजी वाले हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट होनी नहीं चाहिए। देखिए जिसके सापेक्ष किया जाए, समझो यहां पे एक आगे लगा है, जैसे dx के सापेक्ष होता है तो मान x हो जाएगा, dt के सापेक्ष होगा तो मान t हो जाएगा, जैसे dm है तो प्यारे बच्चों m हो जाएगा, समाकलन dr है तो प्यारे बच्चों r, यानी जिसके सापेक्ष हो भैया वो मान होता है। ये एक फार्मूला आप समझिएगा, ठीक है भैया। तो यहां पर किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, इसलिए x हो जाएगा। प्लस का ये k है इंटू dt है तो भैया t के सापेक्ष, और प्लस का c क्या होता है, यहां समाकलन नियतांक होता है। अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं या एक समीकरण दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे कि यदि किसी क्षण, ठीक है, यदि t बराबर 0 तो भैया x बराबर 0, ठीक है। मतलब क्या है भाई, t बराबर अगर 0 कर दें तो जो x है वो भी क्या है, शून्य हो जाएगी, यानी अभिक्रिया एकदम स्थगित हो जाएगी भैया, ठीक है। अभिक्रिया की जो मतलब दर है, चाहे वो सांद्रता में भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो या उत्पाद, वो भी शून्य हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर अपन दोनों 0 रख दें तो समझिएगा भैया x के स्थान पे अगर 0 रख दें, प्लस का k इंटू टी के स्थान पे भी 0 रख दें, और बराबर का ये फिर c है, तो ध्यान दो c बराबर क्या निकल कर आया, 0। तो भैया c बराबर, क्योंकि इसका गुणा करेंगे 0 कर देगा, c बराबर 0 निकल कर आया। तो अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम लिखेंगे बच्चों कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे प्यारे बच्चों। ये जो c का मान 0 आया है यहां पर पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा x बराबर k इंटू का t प्लस का 0, या फिर लिख सकते हैं x बराबर इसको kt लिख सकते हैं। हमको चाहिए k बराबर फार्मूला, तो k बराबर क्या हो जाएगा, x अपान t हो जाएगा। और हमको यही भैया क्या था, निकालना था, हमको यही निकालना था, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब k का व्यंजक निकालना था। k बराबर x अपान t, x क्या है तो ये अभिक्रिया के भैया ध्यान देना, ये मतलब दर को बताता है, ठीक है, t समय है अभिक्रिया। अब इसके एक चीज ध्यान देना, ये तो इतना रहा, हम इसके लिए मात्रक भी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 में इसको क्या पूछा था, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये फार्मूला है आपका सामने भैया, k बराबर x अपान t है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, k बराबर, अब देखिए भैया इसका मात्रक हमको चाहिए, मात्रक भैया ये जो दर को बताता है, तो भैया ये किसमें लिखा जाता है, मोल प्रति लीटर में लिखा जाता है। और नीचे क्या है, समय, समय का मात्रक भैया सेकेंड। तो प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक निकल कर आएगा, क्या आएगा, मात्रक आएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो भैया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। एक मिनट, उधर जगह नहीं है, हिंदी में ही रखिए। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मात्रक, ठीक है भैया। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बहुविकल्पी में तो इसको बहुत बार पूछा गया है। बहुविकल्पी में अगर देखें तो पिछले 5-7 सालों में ये लगातार पूछा गया है भैया, ठीक है, किसी न किसी सेट में दे ही देता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। आई बात समझ में, तो है ना टॉपिक लाजवाब कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बहुत सिंपल है, बस जो कुछ है खेला यहीं पर है कि भैया हमने क्या है, अभिकारक से उत्पाद बनाया, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहता है, बस वही आपको अपने दिमाग में रखना है। ये करने के बाद भैया बराबर लगाएंगे, यहाँ कांस्टेंट k आ जाएगा, फिर इसकी घात 0 का मतलब ये भैया मान इसका केवल क्या बताया हमने, यहाँ पर मान क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर मान 1 हो जाएगा। अब 1 से कोई मतलब है नहीं, तो भैया इसका हम इधर भगा दिए हैं, फिर क्या किया, समाकलन कर दिया, फिर पूरी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो है लाजवाब टॉपिक।
चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया को अपन देख लिए। अब देखते हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है भैया। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक पूछा जाता है पूरे 4 नंबर में। 100% मानकर इसको तैयारी करना पड़ेगा, इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको हल्के में ले लेते हो, यकीनन आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, वो होती है शून्य कोटि की। तो भैया जहां शून्य कोटि बोल रहे हो, शून्य घात बोल रहे हो, वहां पर केवल अब की बार प्रथम बोल दो, बस पूरा हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भैया कोई अभिक्रिया ले लेते हैं प्यारे बच्चों, एक अभिक्रिया ले लिया हमने, कोई अभिक्रिया ले लिया भैया ए से पी, ठीक है ना? ए से पी ये समझने के लिए कोई अभिक्रिया है। अगर अब इसमें अभिक्रिया की कोई दर पूछ ले, तो अभिक्रिया का हमने क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt, ये क्या है? अभिक्रिया की दर होता है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक, अभिकारक क्या है? ए की सांद्रता, सांद्रता का मतलब भैया ये वाला कोष्टक के प्रथम घात के, प्रथम घात लगा दिया, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है गया, या चिन्ह लगा दिया, बस सीधी सी बात कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर जो है ना अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो जाए प्यारे बच्चों, उस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है भैया? जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि कभी कभार इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है? एग्जामिनर के मूड में क्या है भैया, जो पेपर सेट करने वाले अधिकारी होते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा कोई नहीं जानता। तो अभिक्रिया की मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल अगर बात कर ले, जैसे भैया सुक्रोज ले लें C12H22O11 और साथ में जल से क्रिया करा दिया जाए, ठीक है? और ये हमने रिएक्शन आपको पहले भी बताया है। और ये क्या बन जाएगा भैया? तो ध्यान देना यहां पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है, C6H12O6 प्लस का C6H12O6, ठीक है? यहां पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक? क्योंकि ध्यान दो 12 कार्बन है तो 12 6 6 12 कार्बन है, और 22 2 24 हाइड्रोजन है तो 12 12 24 हाइड्रोजन, और यहाँ 11 1 12 ऑक्सीजन है, 6 6 12, तो ये बन गया एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ये फ्रक्टोज का, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है भैया? ये क्या है? सुक्रोज का है, या इसको अपन शर्करा कह सकते हैं, ठीक है भैया? क्या है? शर्करा है। अब यहां पे अगर इसके लिए पूछ ले कोई कि अभिक्रिया की ये क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर है ना भैया, इसमें प्यारे बच्चों जो अभिक्रिया की दर है यानी dx/dt है, वो किसके अनुक्रमानुपाती है? तो अभिकारक ये है, ठीक है? तो यहां पर जो C12H22O11 है, इसके प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी भैया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है? क्या कहलाएगी बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। चलिए भैया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसी टॉपिक के बारे में अपन बात कर रहे थे। ये टॉपिक इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है भैया, तो इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की सीरीज में रखेंगे। और पहले ही बता दिया भैया, ये टॉपिक 4 नंबर में पूछा जाता है। 100% आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, पूरा आपको 100% टाइम देना है इसके पीछे, इसलिए हमने लिखा है, ऐसे फालतू ही नहीं लिख दिया है। ठीक है भैया, चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक है वो कैसे निकाला जाएगा। एक अभिक्रिया अपन ले लेते हैं, कोई अभिक्रिया ले लिया भैया ए से पी, ए से पी हमने एक अभिक्रिया ले लिया। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, मान लेते हैं कि इसमें जो प्रारंभिक सांद्रता है किसी समय, यानी प्रारंभिक सांद्रता है वो ए है और यहां पे उत्पाद 0 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद भाई मान लेते हैं कि टी समय बाद सांद्रता जो है वो ए माइनस एक्स रह जाती है विघटित होकर, और उत्पाद जो है वो एक्स बनता है। बस इतना ही आपको समझना है बबुआ, और कुछ नहीं। हमने क्या किया भैया कि मान लेते हैं कि किसी समय प्रारंभिक सांद्रता जो है वो ए है, उत्पाद 0 है, ठीक है, 0 है, और टी समय के बाद मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो सांद्रता है भैया वो विघटित होती है और वो जाकर के ए माइनस एक्स रह जाती है और उत्पाद जाकर के एक्स बनता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अब आपको ध्यान देना, लिखेंगे बबुआ कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लागू करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मेथड है वो क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है भैया कि जिसमें अभिक्रिया की जो दर है यानी dx/dt वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अभिकारक यानी A की सांद्रता के प्रथम घात के। ठीक है, यही तो कहता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही तो बोलता है। अब इसको अपन आगे थोड़ा सही से लिखेंगे तो dx/dt बराबर, ये जब बराबर लगाएंगे बच्चों यहाँ के लग जाएगा। अब उसके बाद भाई ये a की पावर 1 रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे a की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, इसकी घात 1 का मतलब यही। अब उसके बाद अब आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे भाई कि t समय के बाद अभिक्रिया का वेग क्या रह जाएगा। ध्यान से समझना, एकदम दिमाग को भैया खुला रखना, तंदुरुस्त रखना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए भैया t समय के बाद, अब t समय के बाद अगर आप ध्यान दें भैया तो t समय के बाद जो वेग हो जाएगा dx/dt बराबर का बच्चों के, और t समय के बाद ध्यान दो मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो सांद्रता है वो a माइनस एक्स रह जाती है, तो a माइनस एक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद भैया अब हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ये चीज x वाला जो है x के नीचे लाएंगे, यानी इधर का x है तो भैया x वाला x की तरफ, तो हो जाएगा dx/ नीचे हो जाएगा a माइनस एक्स, और इधर का क्या हो जाएगा k इंटू ये हो जाएगा भैया dt। अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट जैसा शून्य कोटि की अभिक्रिया में अपन किए थे, तो लिखेंगे भैया क्या चीज, समाकलन करने पर, तो समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन dx/a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर का भैया एक चीज ध्यान दो, ये के क्या है, अचर पद है, हमने बताया ना भाई, ये बाहर हो जाएगा, समाकलन केवल dt का होगा। अब देखिए dt का तो आपको पता है t होता है, बट बच्चों ध्यान दो, समाकलन dx/dt का जो होता है माइनस का log बेस e a माइनस एक्स। ठीक है, ये फार्मूला है, अपने दिमाग में रख लीजिए प्यारे बच्चों, इसके बराबर, यानी ये dx/a माइनस जो x, सॉरी यहाँ dt लिखा है, a माइनस एक्स होगा भैया, dt नहीं, तो ये हो जाएगा log बेस भाई माइनस का log बेस e a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, वही चीज लिखेंगे, माइनस का बच्चों log बेस e, ये a माइनस एक्स हो गया,
बराबर का के रहेगा और ये टी। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक कुछ आपको करना नहीं है और प्लस का सी हो जाएगा, जो कि सी क्या है, एक समाकलन नियतांक होता है अचर पर। अब यहां पर वही फिर से अप्लाई करेंगे कि यदि मान लेंगे कि यदि t बराबर 0 तो x बराबर 0 भी। ठीक है भैया, t बराबर 0 हो तो x बराबर भी 0। तो ऐसे केसेस में ये हो जाएगा माइनस का log बेस e, ये a माइनस 0 रख देंगे भैया, बराबर का इधर k इंटू टी के स्थान पे 0 रख देंगे और प्लस का c आ जाएगा, है ना। तो भैया एक चीज ध्यान दो, ये तो 0 केवल बचा, माइनस का log बेस e a बच गया और बराबर इधर 0 हो गया ये c, तो c का मान इतना आ गया, यानी c बराबर माइनस का log बेस e a। तो c के स्थान पे अपन इतना रखेंगे। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे ध्यान से समझिएगा क्या होगा। अब वहीं पर हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं भैया, कोई ना, रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, c का मान रखेंगे, ये माइनस का log बेस e, ये a माइनस एक्स हो गया, बराबर का भैया, बराबर करेंगे ये, उसके बाद ध्यान दो ये k इंटू टी है तो ये हो गया k इंटू टी और प्लस का c है, तो c भाई प्लस का c है, लेकिन ये चिन्ह माइनस में है तो इसलिए ये इसको क्या कर देगा, माइनस का माइनस log बेस e, ये a हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, हम क्या करेंगे, k इंटू टी रहने देंगे। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, इसको क्या करना, इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी log बेस e ये a हो गया और माइनस का ये क्या हो जाएगा भैया, log बेस ये e a माइनस x हो गया। अब एक फार्मूला होता है log m माइनस n, ठीक है, चूंकि ध्यान दो log m, फार्मूला बता दे रहे हैं, यहां लिखेंगे नहीं, log m माइनस log n बराबर होता है यार बच्चों log m बटे n, लागरथिम वाला ये फार्मूला है, यानी log m माइनस log n बराबर log m बटे n होता है। तो यहां से क्या कर देंगे भैया, यहां से हम लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे k इंटू टी बराबर, ये लिखेंगे कि log m बटे n, यानी log बेस e, m का मान समझो a है, n का मान a माइनस x है। ठीक है, या फिर इसको k बराबर जब लिखेंगे 1 बटे टी हो जाएगा, ये हो जाएगा log बेस e a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो भैया, ये क्या है, log बेस e के रूप में, अगर log बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे तब तो ये फार्मूला बन जाएगा k बराबर 2.303 बटे का t हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, क्योंकि log 10 का मान ही होता है 2.303, तो ये चीज ध्यान देना भैया, ये क्या हो जाएगा log बेस 10 के फॉर्म में, और यही क्या होता है प्यारे बच्चों, यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा ये भी टॉपिक है, शायद आपको लग रहा होगा कि हाँ डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, सेम शून्य कोटि की अभिक्रिया की तरह है, बस यहां पर प्रारंभिक सांद्रता हमने इतना मान लिया भैया स्टार्टिंग में t समय के बाद ये, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है वो यहां दिखाया, बराबर किया, k कांस्टेंट आ गया, t समय के बाद वेग अब निकालेंगे तो t समय के बाद सांद्रता ये थी, इसलिए मान a माइनस एक्स रख दिया भैया, x वाला x की तरफ रख दिया और ये dt इधर भगा दिया, समाकलन कर दिया, फिर यहां से प्यारे बच्चों पूरा समाकलन और लागरथिम का ही तो फार्मूला अप्लाई हुआ है, यहां पर वही फंडा अप्लाई हुआ है। यहां पे देखिए लिख दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको दिक्कत हो समझने में, ठीक है, तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं कि भैया log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटे n होता है। ठीक है, यहां से आप समझ जाएंगे कि ये a बटे a माइनस एक्स क्यों आया। ठीक है, समझ में आ गया बबुआ। फिर हमने क्या किया, इसको log बेस 10 के रूप में बदल दिया ये, और इस पे न्यूमेरिकल बहुत आता है, सारे न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में है, देख लेना बच्चों। ठीक, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना। अब तो ये तो रहा भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्यारे बच्चों अब चलिए देखते हैं भैया इसमें, एक मिनट, अब इसमें देखते हैं मात्रक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भैया वेग स्थिरांक का मात्रक हम देखते हैं। क्या चीज निकालेंगे भाई? मात्रक। ठीक, क्या निकालेंगे? मात्रक। अब मात्रक कैसे निकालते हैं? किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भैया फार्मूला क्या बताया अभी? के बराबर 2.303 बटे में टी था और उसके बाद log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स, है ना, बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि दिखता रहे। अब इसके लिए एक चीज ध्यान देना, मात्रक निकालेंगे भैया, हमको चाहिए इसका मात्रक। ठीक है, मात्रक किसका? मात्रक के का मात्रक। अब एक चीज समझिए, ए क्या है? ए क्या है भैया? तो प्रारंभिक सांद्रता। क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। पहले समझने का प्रयास करिए। ए माइनस एक्स क्या है? तो भैया टी समय बाद सांद्रता है। टी समय बाद सांद्रता है। ठीक, तो अगर ए प्रारंभिक सांद्रता है, ये टी समय के बाद सांद्रता है तो सांद्रता ही। अब सांद्रता का मात्रक भैया क्या होगा? मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। प्यारे बच्चों जब इसको मोल प्रति लीटर के रूप में लिखेंगे, इसको भी मोल प्रति लीटर के रूप में लिखेंगे, दोनों कट जाएगा। तो ये तो कट गया पूरा, और 2.303 से कोई मतलब है नहीं, तो यूं कह सकते हैं कि अब क्या बचा? तो भैया 1 बटे केवल टी बचा। किसके बराबर? के बराबर। समझिए, के बराबर केवल को और केवल 1 बटे टी बचा कि नहीं, क्योंकि हमने बताया इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर, इसका भी मोल प्रति लीटर कट जाएगा। 2.303 से कोई मतलब नहीं, केवल 1 बटे टी बचा। इसका मतलब भैया के बराबर इसका जो मात्रक निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा भाई? इसका जो मात्रक निकालेंगे, अब मात्रक क्या आएगा भैया? 1 बटे समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, 1 बटे सेकेंड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड, या फिर भैया लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स 1। मिनट में भी रहता है भाई, बट जैसे विकल्प में जिस अनुसार रहे भैया वही अपने को देखना है। अगर बहुविकल्पी में पूछ लिया सेकंड में है तो भैया सेकंड वाला ही देखेंगे, मिनट में है तो मिनट, बट ध्यान देना ज्यादातर बच्चों ये सेकंड वाला ही देता है। ठीक है, तो मात्रक प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अर्ध आयुकाल। भाई अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, या फिर इसको एक और तरीके से पूछ सकता है। ऐसे पूछेगा तो ये सरल, बट इसको ऐसे भी पूछा गया है और तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस तरह से पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि इसके फार्मूले में, यानी टी हाफ जिसको अर्ध आयुकाल कहते हैं, इसके फार्मूले में कह रहा है कहीं पर ए नहीं रहना चाहिए। ठीक, चलिए समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अर्ध आयुकाल होता क्या है। अर्ध आयुकाल क्या है कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, सीधी सी बात। या फिर कहेंगे किसी समय में कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी जब हो जाती है तो भैया वो समय ही क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल। नहीं तो एक सिंपल वाली परिभाषा लिख ही दिया है कि अर्ध आयुकाल वो समय है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयुकाल। ठीक है भैया, और इसे प्यारे बच्चों टी हाफ से दर्शाते हैं। इसे टी हाफ या भैया इसको T50 करके, ठीक है ना, से दर्शाते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला होता है ना वो होता है
टी हाफ बराबर 0.693 बटे का के, यही हो जाता है टी हाफ के बराबर फार्मूला। ठीक है, और यही फार्मूला हमको प्राप्त करना है, क्योंकि अगर इसमें आप देखिए कि जो टी हाफ है वो ए यानी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं ए का नामो निशान नहीं है। अब चलिए भैया ये चीज हमको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आया, यही चीज क्या है, हमको ये दर्शाना है कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया अब ये चीज हम प्रूव करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का व्यंजक। सबसे पहले ध्यान दो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, एक मिनट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भैया प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? अभी आपने देखा के बराबर 2.303 बटे में टी, और यहां पे log बेस 10 ये a अपान a माइनस एक्स ये होता है। ठीक है भैया, बट एक चीज ध्यान देना, यदि इसमें क्या है भैया, यदि इसमें a बराबर a ही रखें, बट a माइनस एक्स के बराबर क्या रख देंगे अब, क्योंकि कह रहा है कि भैया वो समय जिसमें क्या होता है कि जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाए, तो a माइनस जो x है इसके स्थान पे प्रारंभिक मात्रा a है, इसका आधा कर दीजिए, और t के स्थान पे प्यारे बच्चों, t के स्थान पे भैया t हाफ कर देना है, t के स्थान पे t हाफ कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, क्योंकि ये आपका मेन फार्मूला होता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है। इसमें अब जब हमने a के स्थान पे a रखा, a माइनस एक्स के स्थान पे a/2 रखा, क्यों रखा? क्योंकि ये प्रथम कोटि अर्धायु काल कहता है कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता, यानी a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, इसका आधा हो जाए तो a/2 कर दिया, उसे अर्धायु काल कहते हैं, यानी टी हाफ कहते हैं। तो टी के स्थान पे टी हाफ रखेंगे, तो यहां पर क्या रखेंगे, के बराबर, ठीक है, के बराबर 2.303 और नीचे भैया टी हाफ रख दिया जाए, और यहां पे log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स के स्थान पे a/2 रख दिया जाए। तो देखिएगा भैया ये तो कट गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, के बराबर 2.303 और बटे ये टी हाफ हो गया, और यहां पे log बेस 10 और ये क्या हो गया, तो ठीक है। अब भाई ये चीज ध्यान दो, ये चीज यहां पर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर, ये बन गया 2.303 और नीचे आ गए के, और log यहां पे 2 बन गया। अब याद रखना, चूंकि log बेस 10 ये 2 का मान होता है 0.3010, ये log 2 का मान होता है। ठीक है भैया, ये किसका मान होता है, log 2 का मान होता है। तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर कितना, 2.303 नीचे के हो गया और गुणे में 0.3010। ठीक है, अब इसका जब गुणा कराएंगे तो ये टी हाफ बराबर, इसका गुणा होता है 0.693। ठीक है, गुना कर लेना 0.693 और बटे में ये के हो जाता है, और यही क्या होता है भैया, यही हो जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक। किसका व्यंजक, अर्ध आयु काल का व्यंजक। आई बात समझ में, है ना मजेदार, सिंपल सा टॉपिक है, उलझने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत लाजवाब है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया,
हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है भैया आरहेनियस समीकरण। देखिए आरहेनियस समीकरण क्या होता है, एक मिनट। हाँ देखिए आरहेनियस समीकरण क्या है, ये भी नया ऐड हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक होता है भैया। ठीक है, आरहेनियस समीकरण क्या है, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों। देखिए आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने, इनका भैया पूरा नाम स्वांटे आरहेनियस, तो आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने गैसीय समांगीय अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा क्या है दर्शाया, जिसे क्या नाम दिया, आरहेनियस समीकरण। यानी किसी भैया इसमें क्या बताया कि गैसीय अभिक्रियाओं में ताप के कारण यानी ताप में परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक में जो परिवर्तन होता है उसके लिए एक फार्मूला दिया, उसके लिए एक समीकरण इन्होंने दिया, उस समीकरण को ही नाम दे दिया आरहेनियस समीकरण। अब आरहेनियस जो समीकरण होता है, आरहेनियस जो समीकरण होता है वो समीकरण क्या है भैया, चलिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे पूछता है कि आरहेनियस समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, तो आरहेनियस जो समीकरण होता है वो होता है k बराबर a इंटू ई के पावर में माइनस का भैया ई ए अपान आर टी, ये हो जाता है आरहेनियस समीकरण। क्या होता है बबुआ, आरहेनियस समीकरण। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, देखिए जब बहुविकल्पी करवाए थे याद है ना, उसमें पूछ लेगा के क्या है, ए क्या है, ई क्या, मतलब ई ए क्या है, आर क्या है, टी क्या है, तो याद रखना। चलिए सब भाई सैंबल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। के क्या होता है, ए क्या होता है, ई ए क्या है, उसके बाद आर क्या होता है, टी क्या होता है, सबका मतलब जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक, के क्या है भैया, आवृत्ति, मतलब के क्या होता है, तो ये वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, ठीक है। और ए क्या है, आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक है, क्या है भैया, आवृत्ति गुणांक है। ई ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, क्या है प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है। आर क्या है, गैस स्थिरांक है या गैस नियतांक है। टी क्या है, टी भैया ताप को दर्शाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आरहेनियस समीकरण, और आरहेनियस समीकरण में उपयुक्त प्रतीकों का ये रहा भैया मतलब, ठीक है। चलिए तो इसको शॉर्ट में जब 2 नंबर में पूछा जाएगा तो सीधा आएगा आरहेनियस समीकरण लिखिए, बट अगर 3 से 4 नंबर में पूछेगा तो कहेगा आरहेनियस समीकरण का लघुगणकीय रूप लिखिए। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसका लॉगरिथम फॉर्म देखते हैं। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं आरहेनियस समीकरण का भैया लघुगणकीय रूप। ठीक, लघुगणकीय रूप, फार्मूला क्या बताया बच्चों भाई, आरहेनियस समीकरण क्या होता है, तो के बराबर ए इंटू ई के पावर में माइनस का ई ए अपान आर टी था। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा लॉग बेस ई और के हो गया, बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, लॉग ये a इंटू का e के पावर माइनस का ई ए अपान आर टी। अब एक चीज ध्यान देना यहां, अब देखिए इसमें जगह जगह पर एक फार्मूला बनेगा, ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये लॉग, इसको यहां पे m मानिए a वाले को, फिर उसके बाद ये e के पावर जो घात में पूरा है
इसको n मानिए। तो log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस n। क्या होता है? log m प्लस log n होता है एक फार्मूला। तो यहां पे ध्यान देना, हम फार्मूला लिख भी दे रहे हैं भैया, लिखेंगे चूंकि log m गुणे n बराबर क्या होता है? log m प्लस n होता है, ये एक फार्मूला है। तो log m गुणे n के रूप में लिखा है प्यारे बच्चों, इसलिए हम क्या लिखेंगे भैया? ये तो हो जाएगा log बेस e के हो गया, बराबर का ये log m यानी log a हो गया, और प्लस का log n, n का मतलब ये पूरा वाला log बेस e यानी e के पावर किस क्या माइनस ई ए अपान का आर टी, ये वाला। ठीक है ना? अब यहां से भी एक फार्मूला देखिए, log m की घात n, एक फार्मूला फिर से लग गया। चूंकि अब लिखेंगे बच्चों कि log m के घात n, तो देखिए log इसको m मानिए, इसके घात है, तो log m के घात n जब होता है तो ये n आगे आ जाएगा, तो n log m ये भी एक फार्मूला हो जाता है। तो भैया हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम लिखेंगे भैया क्या चीज यहां पर, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, हमने बताया ना कि log m की घात जब n हो तो ये वाली घात जो है आगे आ जाती है, तो ये क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे log बेस e, ये k है, बराबर का यहां पे भैया log e ये a है ही, और प्लस का ये है, तो यहां पे घात ये है आगे, ये जो घात है इसके ये आगे आ जाएगा, तो भैया यहां पे माइनस कर देगा, ये माइनस का ई ए अपान आर टी ये आगे आ जाएगा, और यहां पे log बेस ई और ये केवल ई बचेगा, log बेस ई और यहां पे केवल ई बच जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो, फिर से यहां लॉगरिथम का रूप होगा, तो चूंकि लिखेंगे भैया एक चीज, चूंकि log बेस ई और ई है तो इसका मान 1, यानी अगर log बेस जैसे 10 है, 10 का मान 1, तो यहाँ पे log बेस ई है तो ई का मान 1। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां जो फार्मूला अप्लाई होगा हम लिख दे रहे हैं, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज? log ये k हो गया, बराबर का ये हो गया कि log a माइनस का ई ए अपान आर टी हो गया। अब देखिएगा ये log बेस e के फॉर्म में है, log बेस e। अब इसको log बेस 10 के रूप में बदलेंगे, तो जब log बेस 10 लिखेंगे भैया, log बेस ये क्या है 10 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या चीज? ये log बेस, एक चीज ध्यान देना, ये a हो जाएगा log बेस 10 a, और माइनस का ये क्या हो जाएगा? ई ए अपान 2.303 आर टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हमने बताया, देखिए अगर इसको log बेस 10 के रूप में लिखेंगे, इधर 3.3 मतलब ये 2.303, इधर का 2.303 वो कट ही जाएगा, तो यहां पर भैया वही चीज इसके साथ गुना होके आएगा ये नीचे। तो अब इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, कैसे? सजाकर। तो यहां पे इसको इस तरह से लिखते हैं कि log बेस 10 ये k हो गया, बराबर इसको क्या करते हैं भैया? ये वाला पूरा इधर कर लेते हैं, यानी माइनस का ई ए अपान का बच्चों 2.303 ये आर इतना कोष्टक में कर लेते हैं, और 1/टी ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमने इधर पूरा लाया, और ये चीज प्लस का बच्चों आप ये log बेस 10 a लिख दीजिए। यही क्या हो जाता है? यही पूरा का पूरा भैया फार्मूला हो जाता है। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण का लघुगणकीय रूप हो जाता है। और इसको कभी कभार पूछता है कि इसको ग्राफ पर दर्शाइए। क्या पूछता है भैया? कहता है कि इसको ग्राफ पर दर्शाइए आर्हेनियस समीकरण को। तो भैया इसको ग्राफ पर हम कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। हम भैया क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं, इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। एक मिनट, ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको समझाइएगा ग्राफ से। ये कौन सा अक्ष है भैया? x है। ये कौन सा है? y है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है भैया? ढलान होता है। ये क्या है? इसका ढलान है। अगर इसको देखें तो ये किस रूप में लिखा है,
ये लिखा किस रूप में है, तो ये लिखा है भैया किसके रूप में, ये लिखा है y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखा है। ठीक है, y बराबर, भाई एक मिनट, ये हाथ से पूरा मिट गया, क्या लिख दिए भाई, यहाँ पे क्या था बच्चों, ये log बेस 10 के था, है ना, जोश जोश में देखिए सब मिट गया, है ना, यहाँ पे log n, फिर उसके बाद log m, ठीक है, n log m था। अब देखिए भैया तेजी से चला और जोश जोश में मिट गया। देखिए भैया अब हमने किसके रूप में लिखा है, y बराबर mx प्लस सी रूप, यानी जो log बेस 10 ये k है, ये y को दर्शा रहा है। उसके बाद ये जो पूरा कोष्टक में माइनस का EA अपान 2.303 जो r है, ये m को बता रहा है, यानी ढलान को, और उसके बाद 1 जो t है ये x को बता रहा है, और प्लस का भैया ये log बेस 10 a जो है ये c अंतःखंड को बता रहा है। तो यहां पर अगर हम इस ग्राफ में सब दर्शाएंगे भैया, तो किसको कैसे दर्शाएंगे, ये क्या है, हमने बताया ना कि ये y बराबर mx प्लस सी के रूप में आ रहा है, तो log बेस जो 10 है y वाला दर्शाएगा। तो ये क्या है भैया, ये वाला, यानी log बेस 10 ये जो k है, ठीक है, ये किसको बता रहा है, YH को। उसके बाद बच्चों m क्या है, ये वाला ढलान, तो माइनस का भैया EA अपान, माइनस का जो EA अपान 2.303 ये जो R है, ये पूरे ढलान को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, इस ढलान को बता रहा है। अब उसके बाद ये किसको बता रहा है, 1/t x को, तो भैया ये क्या है, 1/t x को बता रहा है। उसके बाद ये log बेस 10 a जो है ये अंतःखंड को बता रहा है, तो कहीं पर लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं भैया अंतःखंड। अंतःखंड क्या है इसमें, तो अंतःखंड जो है भैया वो क्या है बच्चों, तो वो है log बेस 10 a, log बेस 10 a, ये अंतःखंड को बता रहा है। तो ये हो जाता है इसका भैया क्या है, पूरा ग्राफ पर निरूपण, किसका, ये हो आर्हेनियस समीकरण का। जब भी इसको लॉन्ग में पूछेगा प्यारे बच्चों, यानी 3 से 4 नंबर में, तब इसको आपको पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा। नहीं अगर केवल 2 नंबर में पूछेगा तो केवल और केवल इसके पहले जो हमने आर्हेनियस समीकरण लिखा प्रतीकों के साथ, केवल उतना लिखना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास एकदम लाजवाब लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो भैया इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना।